morning, all of you. My dear student, welcome back. Today, I will teach you preposition, which is the sixth part of parts of speech. आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो छठा हिस्सा है प्रीपोजिशन उसके बारे में अवगत कराऊंगा. In previous video, I taught you about verb, and today I will take the preposition, which is also known as the sixth part of parts of speech. My dear student, parts of speech defines how the word functions in meaning as well as grammatically. Parts of speech ये बताता है कि कोई भी शब्द मीनिंग में कैसे काम करता है, अपने अर्थ के रूप में कैसे काम करता है और व्याकरण के दृष्टिकोण से कैसे काम करता है. और यही परिभाषा पार्ट्स ऑफ स्पीच में दी गई है. डेफिनेशन, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन is a word used with noun or pronoun to show how the person or thing denoted with noun or pronoun stands in relation to something else. मतलब साफ जाहिर है ये वो शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होकर टू शो हाउ द पर्सन और थिंग ये दिखाता है कि कैसे व्यक्ति हो या वस्तु हो उसको डेनोटेड विद नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के साथ कैसे प्रदर्शित किया जाता है इन रिलेशन टू समथिंग एल्स, जिसका कोई ना कोई मतलब हो. यही इसकी परिभाषा है. एग्जाम्पल, द रूफ इज मेड ऑफ मटेरियल. छत मटेरियल से बनी हुई है. आपके सामने जो प्रीपोजिशन वर्ड है इस सेंटेंस के अंदर वो है ऑफ. और ऑफ ऊपर जो डेफिनेशन दी हुई है इस डेफिनेशन में फिट होता है. जैसा कि इसमें बताया नाउन या प्रोनाउन के द्वारा के साथ इस्तेमाल होकर के नाउन या प्रोनाउन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ये बताने के लिए कि उसका संबंध किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ किस रूप में है. तो यही आपके सामने पेश है. द रूफ इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ नाउन या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल किया गया है. अगर ये ऑफ नहीं होता तो सेंटेंस पूरा नहीं होता. और ये वो प्रीपोजिशन है जो इसकी परिभाषा को पूरी तरह से सिद्ध करता है. प्रीपोजिशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. तीन भागों में बांटा गया है. नंबर 1 सिंपल प्रीपोजिशन, नंबर 2 कंपाउंड प्रीपोजिशन, नंबर 3 फ्रेज प्रीपोजिशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल I take the simple preposition. Simple preposition is related to. ये संबंधित है किन किन से? In, into, at, to, for, since, on, upon, over, with, from. These are the words from which simple preposition is related. यही वो शब्द हैं जिनसे ये संबंधित है. यानी कि जहां जहां ये शब्द आते हैं इन शब्दों में से कोई भी शब्द आता है किसी भी सेंटेंस में और आपसे कोई पूछे कि ये किस प्रीपोजिशन से लिया गया है तो यू हैव टू इंटीमेट एट द स्पॉट बाय टेकिंग द नेम ऑफ सिंपल प्रीपोजिशन. आपने उस वक्त एकदम बताना है ये इसे हम सिंपल प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं. अगर इन शब्दों में से कोई शब्द आता है इन, इनटू, एट, टू, विद, फ्रॉम, ऑन, अपॉन, ओवर, सिंस, फॉर, ऑफ. तो ऑल दीज वर्ड्स विल बी नोन इन द कैटेगरी ऑफ सिंपल प्रीपोजिशन इफ एनी वर्ड्स आउट ऑफ देम कम्स इन एनी सेंटेंस. अगर इनमें से कोई भी एक वर्ड किसी सेंटेंस में आता है एंड इफ यू आर आस्क्ड these words are related to
टू दिस टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, आपसे पूछा जाए ये शब्द किस प्रीपोजिशन से संबंधित हैं, इन दैट सिचुएशन यू हैव टू टेक द नेम ऑफ सिंपल प्रीपोजिशन, उस हालत में आपने सिंपल प्रीपोजिशन का नाम लेना है। इनको रख लो, इनको रखने से आपको पता चल जाएगा, एक बार याद हो गया तो बस ये आपके दिमाग में एक बार कंप्यूटराइज हो जाएंगे और दिमाग से कभी निकल नहीं सकते। प्रीपोजिशन के जितने भी शब्द हैं, चाहे वो सिंपल है, चाहे वो कंपाउंड है, चाहे वो फ्रेज है, ये वो शब्द हैं जिनके बिना कोई भी सेंटेंस अधूरा रहता है। अगर कोई भी सेंटेंस बनता है तो हर सेंटेंस में इनसे संबंधित या आगे जो मैं बताऊंगा कंपाउंड, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, अमंग, अमोस्ट, नियर, बिसाइड्स, जो मैं ये सब बताऊंगा, या ऑन द अदर हैंड, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू दिस, अकॉर्डिंग टू, विद रेफरेंस टू, बिकॉज ऑफ, वो शब्द और जो मैंने यहाँ पे आपको अब ये भी बताए हैं, इन शब्दों में से कोई ना कोई एक शब्द हर सेंटेंस में आपको मिलेगा। एंड नो सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स सिंपल प्रीपोजिशन और कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन। कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता अगर उसमें या तो सिंपल प्रीपोजिशन का वर्ड होना चाहिए, या तो कंपाउंड का होना चाहिए, या तो फ्रेज का होना चाहिए, कोई ना कोई उसमें सब जरूर मिलेगा। इफ देयर इज नो सच टाइप ऑफ वर्ड रिलेटेड टू सिंपल, कंपाउंड एंड फ्रेज इन एनी सेंटेंस, अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड या कंपाउंड या फ्रेज के जितने भी वर्ड मैंने आपको बताए हैं उनमें से कोई शब्द नहीं है, तो समझो वो सेंटेंस नहीं बन सकता। यानी हर सेंटेंस में इससे संबंधित कोई ना कोई शब्द जरूर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनकी बात करते हैं तो इन लगेगा आई एम लिविंग इन दिल्ली, आई एम लिविंग इन कलकत्ता, आई एम लिविंग इन स्पेन, आई एम लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। अगर इन टू की बात करते हैं, ये भी इस तरह से लगता है, एट टू, where are you going? I am going to school. Where are you going? I am going to market. With from on this marker is on the table. Upon, over. इस तरह से these all the words also will be used like them. इस तरह से सारे के सारे शब्द किसी न किसी रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं हर सेंटेंस में। So now I would like to take them one by one by showing definition along with example. अब मैं उनको बारी बारी से लूंगा, डेफिनेशन बताते हुए और साथ ही एग्जाम्पल के साथ। In is used where may be mental work but not physical. ये हमेशा मानसिक काम के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि फिजिकल काम के लिए। Also used for large cities, और वहां भी इस्तेमाल किया जाता है जहां पे बड़े बड़े शहर होते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने पेश है, डीएम शिमला या डीएम बलिया या डीएम मेरठ, डीएम लुधियाना, डीएम जालंधर, डीएम पठानकोट, डीएम जम्मू, डीएम कलकत्ता इज सिटिंग इन हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में बैठा हुआ है। तो ये वो शब्द है इन जो कि प्रीपोजिशन के रूप में इस सेंटेंस में लगाया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशन वर्ड के बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता, वैसा ही एग्जाम्पल मैंने आपके सामने अब ये भी लिखा है। तो इन डीएम शिमला इज सिटिंग इन हिज ऑफिस, शिमला के डीएम अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है, डीएम आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर या जितने भी अफसर हैं या कोई जितने भी बड़े लोग हैं उनको फिजिकली काम नहीं होता, मगर फिजिकली काम के अलावा अगर जो कोई काम होता है वो होता है मेंटल काम, यानी कि मानसिक काम।
वही मानसिक काम इसके अंदर दिखाया गया है। जीएम शिमला इज सिटिंग इन हिज ऑफिस, उसको कोई फिजिकल वर्क तो करता नहीं है मगर मानसिक काम जरूर करता है। और यही परिभाषा इसमें दी हुई है, इज यूज्ड वेयर मे बी मेंटल वर्क बट नॉट फिजिकल, आल्सो यूज्ड फॉर लार्ज सिटीज। दूसरा एग्जाम्पल है कि आई एम लिविंग इन कलकत्ता, इन दिल्ली, इन स्पेन, इन मद्रास, इन बॉम्बे। मतलब ये इन शब्द ऐसा है प्रीपोजिशन वर्ड जो कि बड़े बड़े शहरों के लिए इस्तेमाल होता है, छोटे ना तो छोटे शहरों के लिए ना ही गांव और कस्बों के लिए। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इनटू, जहां हम बात करते हैं कि इन मानसिक अवस्था के लिए इस्तेमाल होता है, मानसिक काम के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि शारीरिक काम के लिए, वहीं पर इनटू इसके वर्क लाभ है। इनटू इज यूज्ड वेयर मे बी ओनली फिजिकल वर्क बट नॉट मेंटल। इनटू वहां पे इस्तेमाल होता है जहां पे फिजिकल वर्क हो सकता है लेकिन मेंटल वर्क नहीं हो सकता। सपोज द लेबरर इज वर्किंग ऑन द रोड, मजदूर सड़क पे काम कर रहा है, तो वहां पे क्या दर्शाया गया, शारीरिक काम दर्शाया गया। वो बात अलग है कि मेंटल काम भी थोड़ा मानसिक दिमाग भी लगाना पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं, ज्यादा ज्यादा 5-10%, मगर जो 90% जो दिया गया है वो फिजिकली काम को दिया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है द फार्मर इज वर्किंग इन टू द फील्ड, किसान खेत में काम कर रहा है। जाहिर सी बात है, किसान खेत में काम कर रहा है तो फिजिकली वर्क है उसको, मेंटल वर्क तो है ही नहीं, और पसीने पसीने हो रहा बेचारा वो। तो यहाँ पर इन दिस सेंटेंस ओनली द फिजिकल वर्क हैज बीन डिस्क्राइब्ड, नॉट मेंटल वर्क। वो बात अलग है, जहां पे फिजिकल वर्क होता है वहां पे मानसिक तो थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है वो फिजिकल वर्क को दी गई है। जहां पे फिजिकल वर्क ज्यादा है और जहां पर मेंटल वर्क ज्यादा है, ऑफिस में काम करना है, तो वहां पे भी फिजिकल वर्क है लेकिन वो ना के बराबर है, और ज्यादातर काम दिया गया है, ज्यादातर परसेंटेज दिखाई गई है मानसिक काम की। नाउ कम टू 3.8, एक्ट इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग टाइम, ये टाइम को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। also used for village, town and small cities, और साथ ही गांव, कस्बा या छोटे छोटे शहर के लिए इस्तेमाल होता है। I go to school at 7 AM, किसी ने पूछा, if you are asked by someone when do you go to school, तुम स्कूल कब जाते हो, आपने कहा I go to school daily at 7 AM या 8 AM या at 7:45, 7:45 बजे जाता हूं। तो टाइम, जहां टाइम दर्शाया जाता है वहां पर एट का इस्तेमाल होता है, बट बिफोर टाइम, लेकिन वो भी टाइम के पहले। जैसे आई गो टू स्कूल एट 7 AM। अगर दूसरी तरफ बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल छोटे शहर और तमाम गांव, तमाम कस्बों के लिए भी लगता है। किसी ने पूछा आजकल कहां रह रहे हो, एट प्रेजेंट आई एम लिविंग एट विलेज नवादा, आई एम लिविंग एट हापुड़, छोटा शहर है, बड़ा नहीं है। आई एम लिविंग एट मेरठ, बुलंदशहर, लुधियाना, जालंधर, सोनीपत, पानीपत, like this. I mean to say, act is used for describing for small cities and all the village and all the town. साथ तमाम गांव, तमाम कस्बे, और छोटे शहरों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि इन बड़े शहरों के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया। नाउ कम टू
पॉइंट नंबर 4, टू इज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग प्लेस। टू का इस्तेमाल होता है किसी स्थान को डिस्क्राइब करता है, किसी स्थान के बारे में वर्णन करता है। जैसे वेयर डू यू गो डेली, आप रोजाना कहाँ जाते हो? मैंने कहा आई गो टू माई ऑफिस डेली, मैं हर रोज अपने ऑफिस जाता हूं। तो ऑफिस इज द नेम ऑफ ए प्लेस विच हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए नेम ऑफ ए प्लेस। तो यही एक ऑफिस एक स्थान का नाम है जिसको जो किसी स्थान के लिए किसी प्लेस के नाम पे दर्शाया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग प्लेस। या यूं कहो, where are you going now? I am going at present to city, to market, to सब्जी मंडी, to the ground, ये होगा। तो आई मीन टू से कहने का अभिप्राय ये है कि टू इज ऑलवेज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग प्लेस, हमेशा स्थान को प्रदर्शित करने के लिए, स्थान का वर्णन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाउ कम टू नेक्स्ट, विद इज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग कोऑपरेशन। इसका इस्तेमाल हमेशा मदद के लिए होता है, चाहे वो मदद अच्छे काम के लिए हो चाहे वो बुरे काम के लिए हो, बट इट विल बी यूज फॉर डिस्क्राइबिंग हेल्प, लेकिन इस्तेमाल होगा हमेशा मदद के लिए। एग्जाम्पल, सपोज यू हैव पास्ड योर एग्जामिनेशन along with 90% of marks in each subject in 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। मान लो आपने 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में 90+ नंबर ले लिए हर सब्जेक्ट में, एंड यू आर आस्क्ड बाय समवन हाउ डिड यू पास योर एग्जामिनेशन, ये पास आपने कैसे किया ये एग्जाम को। देन यू रिप्लाइड लाइक दिस, तब आपने जवाब दिया कि आई पास माई एग्जामिनेशन विद द हेल्प ऑफ माई टीचर, मैंने ये एग्जाम अपने टीचर की मदद से किया। विद द हेल्प ऑफ माई टीचर, अब मैंने ये एग्जाम अपने टीचर की मदद से किया। तो विद इन दिस सेंटेंस हैज बीन यूज्ड फॉर हेल्प, फॉर कोऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो विद इज यूज्ड ऑलवेज फॉर डिस्क्राइबिंग कोऑपरेशन और हेल्प इन ईच वर्क। If that work is related to help or cooperation, अगर कोई काम किसी कोऑपरेशन या सहायता से संबंधित है तो वहां पर with will be used only, वहां पर सिर्फ with का इस्तेमाल होगा। जैसा कि आप इस बोर्ड के अंदर देख ही रहे हैं। नाउ कम टू लास्ट पॉइंट, दैट इज फ्रॉम। अगर बात करें मीनिंग में तो विद का मतलब से है और विद का मतलब साथ भी है, लेकिन फ्रॉम का मतलब सिर्फ से है। विद जाहिर करता है किसी सहयोग की भावना को और किसी मदद को, चाहे वो मदद और सहयोग की भावना अच्छे काम के लिए हो चाहे वो बुरे काम के लिए हो, पर ये मदद की भावना दर्शाता है। विद ऑलवेज शोज a feeling of cooperation, of help, whether that is related to negative or positive. While from is such a word which is also used for showing separation. ये हमेशा अलगाववाद दिखाता है। जैसे सेंटेंस आपके सामने पेश है, I came from my house to go to city. मैं शहर जाने के लिए अपने घर से आया। I came from my house to go to city. मैं शहर जाने के लिए अपने घर से आया, यानी कि अपने घर से अलग हो गया, अपने घर से अलग हो गया शहर जाने के लिए। और अलगाववाद जहां दिखाया गया उसी को हम
अलगाववाद जहां दिखाया गया, जिस शब्द की वजह से दिखाया गया, उसी को हम कहते हैं फ्रॉम। और परिभाषा भी यही है, इज ऑलवेज यूज फॉर शोइंग सेपरेशन। आई केम फ्रॉम माई हाउस टू गो टू सिटी। मैं शहर जाने के लिए अपने घर से आया, यानी कि घर से अलग हो गया, मेरा घर से नाता खत्म हो गया उस टाइम तक के लिए, जिस टाइम तक के लिए मैं शहर के अंदर था। और इसी का मतलब है अलगाववाद दिखाना, यानी कि किसी चीज से या इंसान का किसी चीज से या किसी चीज का इंसान से अलग हो जाना कहलाता है फ्रॉम की डेफिनेशन में। तो माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई टॉट यू preposition which is also known the 6 parts of speech along with definition and its 3 kinds: simple preposition, compound preposition, phrase preposition. Today I have taught you only the half part of simple preposition, and the left part of the same simple preposition will be also taught you in the next video, and compound in the next video, and phrase preposition also will be taught you in the next video. For today it was only. धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।